ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर आपके सामने F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 15। और बेटे चैप्टर 15 क्या है? एनालिसिस ऑफ डाटा। अच्छा, चैप्टर 15 देखें तो एनालिसिस है, चैप्टर 16 देखें तो इट इज फोरकास्टिंग। मैं तो ये कहूंगा एनालिसिस और फोरकास्टिंग एक ही है। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। आज के इस लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग द नॉर्मल कर्व्स, द लास्ट टूल ऑफ एनालिसिस। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा नया है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो शायद आप ये छोड़ सकते हैं पेपर में, और एग्जामिनेशन में बार बार पूछ रहे हैं। आपका आज की डेट में कैलकुलेटर और नॉर्मल कर्व, मैं बताऊंगा नॉर्मल कर्व क्या होते हैं, जेड टेबल कर्व्स क्या होते हैं, उनको समझना और उसमें से डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आइए जो दोस्तों, मैं आपके सामने आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं। एंड व्हेन आई से लेक्चर नंबर 4, आई मीन चैप्टर नंबर 15 एंड आई मीन एनालिसिस ऑफ डाटा। आई वांट टू एनालाइज द डाटा। आपके पास सोर्सेज ऑफ डाटा से वी हैव कलेक्टेड द डाटा and then now we want to analyze it, and I have already delivered 3 lectures with the help of different tools जो हमने एनालिसिस किया। अब देखिए, ये आपके सामने मैंने घड़ा प्रिपेयर किया था, एंड वी हैव एनालाइज्ड द डाटा फ्रॉम डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल, हमने कैलकुलेट किया था मीन मीडियन मोड, वी हैव कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड द वेरिएंस, एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। और आज हम जो करने वाले हैं उसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दुनिया जो है ना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे मैंने आपको स्प्रेड या एक्सपेक्टेड वैल्यू कराते समय भी कुछ नॉर्मल कर्व की बातें बताई थी। द पॉइंट इज व्हेन आई से नॉर्मल, इट मीन्स आज हम अपने घर में देखें, अपने स्टेट में देखें, अपने डिस्ट्रिक्ट में देखें, अपनी कंट्री में देखें, तो सब एक जैसे नहीं होते। सभी थोड़ी एसीसी का कोर्स करते हैं। कोई सीएमए यूएसए कर रहा है, कोई सीएफए कर रहा है, कोई एसीसी कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। इट मीन्स ये दुनिया जो भगवान ने बनाई है बेटे, ये नॉर्मल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सब अपने हिसाब से सब डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सब एक तरफ स्क्यूड नहीं है, मतलब एक ही तरफ झुकाव नहीं है। इट इज बेल शेप्ड। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको नॉर्मल कर्व और बड़ी बेल शेप की बातें बताने वाला हूं कि भाई ये फोर्थ टूल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, आपको थोड़ा सा लिखना है। और आज हम एक बड़ी प्यारी सी इलस्ट्रेशन करेंगे और बड़ी प्यारी सी बातों को समझेंगे कि एक्चुअली में है क्या। आइए जी, ऊपर हेडिंग में आप लिख रहे हैं, आप लिखिए जी, क्या लिख रहे हैं? एनालिसिस। आप लिख रहे हैं एनालिसिस या एनालाइजिंग या फोरकास्टिंग मेथड। And this is the last lecture for this analysis of analyzing data, and the tool name is normal distribution. पहले थोड़ी सी बातें ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लिख लेते हैं, क्योंकि आप लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। धीरे धीरे फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हम जैसे घर में देखते हैं, सबका नेचर एक जैसा नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी को गुस्सा आता है, किसी को नहीं आता, कोई ऐसा है, कोई। इट मीन्स ये दुनिया जो बनी है, आप एनिमल किंगडम देखें, आप प्लांट किंगडम देखें, सब अलग अलग तरह के लोग हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो मैं भूपेश आनंद, एज अ ACC, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई वांट टू टेल यू दैट व्हेनेवर यू वांट टू एनालाइज द डाटा, आपके पास सेल्स की फिगर्स आ गई, आपके पास सेल्स फोरकास्ट आ गए। अब आपको ये चेक करना है कि वो नॉर्मली उसमें क्या सेल्स कितने होने की क्या आशंका है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर इन रिगार्ड टू प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट आई मीन बाय प्रोबेबिलिटी। तो मैं आज प्रोबेबिलिटी ही चेक करूंगा कि उसके कितने प्रतिशत है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके कुछ फीचर्स आप पहले लिख रहे हैं, अभी कैप्लॉन में आएंगे। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं कैप्लॉन में आपको लाकर बिल्कुल दिखाऊंगा और उसमें हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी चेक करेंगे। बट द पॉइंट इज, ये कैप्लॉन या BBB क्या कह रही है उसको समझने के लिए पहले कुछ नॉर्मल सी कहानियों को सुन लें, और फिर जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने दोबारा से आ गया जी। मैंने कहा लिखो द वे डाटा इज स्प्रेड, जिस तरह से डाटा बिखरा होता है। अच्छा, आप ये बताओ ना, आपके स्कूल में जो क्लास थी उसमें 50 स्टूडेंट्स थे 11th में या 12th में, तो क्या सबका बिहेवियर एक जैसा था? चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, बेटे इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी दुनिया नॉर्मली है। तो फर्स्ट ए पार्ट लिख रहे हैं, द वे डाटा इज स्प्रेड आउट इज नेम्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह से डाटा स्प्रेड होता है
उसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं रिपीट करूंगा, मैं भूपेश आनंद दोबारा से रिपीट करूंगा, द वे डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज नेम्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व। मैं भी आपके सामने एक मैंने कर्व बनाया है, वैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू जब हमने किया था, कोरिलेशन जब किया था, स्प्रेड के टूल्स किए थे, तो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस टाइप ऑफ ग्राफ। बेटे एक तो होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे कोर्स में नहीं है, F5 में डिस्कस करेंगे। एक होती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे कोर्स में नहीं है, वी विल बी डिस्कसिंग इन F5 performance management, but in F2 ACCA we have to discuss about, we have in our course that is normal distribution. And when I say normal distribution, it means at this moment, at this point, you know, at this point यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड बिल्कुल बराबर होते हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बिल्कुल बराबर होते हैं। इट मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि ये 100% है, 100% है, तो 50% एरिया यहाँ पर होगा और 50% एरिया यहाँ पर होगा, मतलब, और मिडल वैल्यू होगी मीन, और इसको बोलते हैं प्रॉपरली स्क्यूड है। ये बात मैंने लिख दी है, आप पहले खाली कर्व बनाएं और आगे आइए लिखिए। वही कर्व मैंने बना दिया क्योंकि मेरे पास वहाँ शीट में जगह नहीं थी, तो मेरे को दोबारा बनाना पड़ा। मैंने कहा जो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, अगर आप उससे नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वहाँ पर जो वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, मतलब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मीन भी, मीडियन भी, मोड भी प्रॉपरली है, एक ही पॉइंट पे है, उस वही मीन है, वही मोड है और वही मीडियन है। ठीक है सर। अच्छा, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं 100% एरिया, और 1 भी कह सकते हैं, आपको पता ही है बेटे, 1 कहें 100% कहें। अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ 100%, तो ये 50% यहाँ पर है, 50% यहाँ पर है, इट मीन्स 0.5 यहाँ पर है, 0.5 यहाँ पर है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसकी ये टेल ये है, 1 टेल, एक तो ये वाली टेल है और एक राइट टेल है और एक सेकेंड टेल। इसको अगर हम कहें तो ये राइट टेल भी हो सकती है, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, है ना, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट टेल हो गई, राइट हैंड साइड में राइट टेल हो गई, तो यहां पे लिख दिया मैंने लेफ्ट टेल, लेफ्ट टेल, राइट टेल। लेफ्ट टेल 50% है, राइट टेल भी 50% है, और टोटल मिलाएं तो ये 100% है। और प्रॉपरली डाटा जो है ना स्क्यूड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ आगे है, कुछ पीछे है, कुछ यहाँ पर जो फिगर्स आती हैं इसको हम जनरली बोलते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड की है, और यहाँ पर जो फिगर्स आती हैं इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड की हैं। मैंने इन बातों को लिख दिया है, आपके कैप्लॉन में बीबीबी में है, बट पहले आप लिख देंगे ना तो फिर मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो आप नीचे लिख रहे हैं जी, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ नॉर्मल कर्व। जो कर्व आपने बनाया, जो घंटी जैसा कर्व बनाया, जो पहाड़ जैसा कर्व बनाया आपने, उसके कुछ फीचर्स हैं। जैसे पहला फीचर लिखा, इट इज बेल शेप, घंटी जैसा। अभी आप मंदिर गए हो, यू नो, तो घंटी बजाते हैं ना, तो घंटी कैसे होती है, बिल्कुल बेल शेप्ड है। टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज 1, पूरे एरिया। अच्छा, एक चीज मतलब मैंने कहा ना, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। अच्छा, पूरा डाटा देखे तो 1 ही है, 100% है, तो टोटल एरिया इज 1। आधा 0.5, इधर वाला 0.5, ये 50%, ये 50%। ठीक है सर। नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 5, 0.5 इन द लेफ्ट हैंड साइड, 0.5 इन द राइट हैंड साइड। आराम से लिखना है बेटे। अभी प्रोबेबिलिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये इंटरप्रिटेशंस पता होंगी, तो लॉजिकली ज़्यादा समझ आएगा। कैप्लर वालों ने इतना नहीं समझाया। अच्छा, कुछ टीचर्स वहीं पर टिक टिक करके समझा रहे हैं, क्या समझ आएगा बेटे उससे। ठीक है जी। तो आपको मैंने कहा उस पॉइंट पे बोलते हैं मीन, मीडियन और इसका मतलब नॉर्मल कर्व में जो मिडिल वैल्यू होगी, जो टॉप मोस्ट होगी, वहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पूरा आधा डाटा यहां पर होगा और आधा डाटा यहां पर होगा, तभी दुनिया बनती है बेटे। नहीं तो फिर आप ये बताइए, जब सब एक जैसे होंगे तो दुनिया थोड़ी बनेगी। डिस्ट्रीब्यूशन है बेटे, हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसी तरह से डाटा को हम कहते हैं इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ आपको पता है? सिमेट्रिकल का मतलब, मैंने कहा जी सिमेट्रिकल का मतलब है कि जितना यहां पर है, जितना यहां पर है उतना यहां पर है। It means 50% area is here and 50% here. It is named as symmetrical. It is named as properly skewed. Next feature लिखिए, 50% of the values will be below mean because mean is between. तो 50% वैल्यूज मीन से कम है। अच्छा, कम वाली क्या करते हैं हम जनरली यहां पर प्रेजेंट करते हैं। देखो
ये मीन से कम वाली है, ये मीन से कम वाली है, ये मीन से कम वाली है, मतलब मीन मैं कहता हूं यहां पर है, तो 50% वैल्यूज मीन से कम है। आगे 50% ऑफ द वैल्यूज विल बी अबव द मीन, और 50% वैल्यूज जो डाटा की हैं वो 50% वैल्यूज मीन से ज्यादा हैं, यहां पर आएंगी बेटे, यहां पर आएंगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अच्छा, जब मैं एक ही साइड की बात करता हूं तो इसको वन टेल बोलते हैं। जब मैं या इधर की बात करूं या उधर की बात करूं, खाली एक ही साइड की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं वन टेल। अच्छा, और जब मैं दोनों साइड्स की बात करूं, जैसे मैं कहूं यहां से लेकर यहां की बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ दिस, यू नो इट, इफ आई टॉक ऑफ दिस, इट मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ टू टेल्स, मैं दोनों टेल्स की बात कर रहा हूं। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे तो यू शुड बी अवेयर दैट वेदर द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर वन टेल और टू टेल। घबराना नहीं है, भूपेश रान सब कुछ बताएगा। 50% ऑफ द वैल्यूज विल बी अबव मीन and 50% of the values will be below mean. Very good, very good. Distribution is, जो ऊपर वाली डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं इस समय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर्स बता रहा हूं। The distribution, the normal distribution is continuous in nature. The normal distribution is symmetrical in nature. The normal distribution is bell shaped. बेल शेप तो पता ही चल गई, सिमेट्रिकल पता चल गई, सिमेट्रिकल पता चल गई, कॉन्टिन्यूस पता चल गई, क्योंकि ये दुनिया तो चलती जा रही है, कभी रुकती थोड़ी है ना। दिन रात, सुबह नीचे, डाटा आता जा रहा है। ठीक है सर, आगे आ जाइए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटे, अभी जो मैंने इलस्ट्रेशंस करानी है, जो भी कंसेप्ट समझाने हैं, वो इस वैल्यू के ऊपर है। इफ आई एम गिवन विद अ नॉर्मल कर्व, जब मुझे नॉर्मल कर्व दिया जाएगा, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जब मैं क्वेश्चंस करूंगा, क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट, मैं कुछ डाटा की प्रोबेबिलिटीज निकालना चाहता हूं। जैसे मुझे पता चल गया कि मुझे जब ये पता चल गया दैट दिस डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मुझे ये भी पता चल गया दैट एट दिस वैल्यू मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, मुझे ये भी पता चल गया दैट दिस इज 50% एंड दिस इज 50%, तो मैं सपोजिंगली आई वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट। अकरेंस, अभी उससे पहले हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट की थी, मैं यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकाल रहा, मुझे यहाँ पर ये पता है कि यहाँ पर है, इसके होने की कितनी संभावना है। आई वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ कि इस आदमी के या इस इवेंट के होने के कितना चांस है। सपोजिंगली इफ आई वांट टू कैलकुलेट द चांस ऑफ दिस इवेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और आई वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यू नो, मैं इस पूरे इस एरिया का प्रोबेबिलिटी का निकालना चाहता हूँ। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, आप बस ध्यान से सुनिएगा। इसको निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग वन टेबल विच इज नेम्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज। तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे ये तो पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 है, मुझे ये भी पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 है, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इट मीन्स इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, मेरे को नहीं पता चल सकता। तो उसके लिए आई विल बी यूजिंग नॉर्मल कर्व टेबल, और नॉर्मल कर्व टेबल कह दें या जेड टेबल कह दें, बात एक ही है। इट मीन्स उस जेड टेबल से आई कैन फाइंड आउट द एरिया, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एरिया आई कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। बट उस जेड टेबल में आपको जैसा जेड टेबल कह रहा है बेटे, उसी तरह से पहले आपको जेड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर एरिया ऑफ जेड वैल्यू दिया होता है। कहां पर, नॉर्मल कर्व टेबल में, जेड टेबल में आपको जेड की टेबल की वैल्यू गिवन है, तो आपको ये पता होना चाहिए जेड का मतलब क्या है बेटे। जेड का मतलब है एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट आई मीन बाय एवरेजिंग। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू की जगह यू कैन ऑल्सो राइट डाउन एक्स बार, दैट इज मीन। तो बेटे आपको जेड टेबल देखने से पहले ये पता होना चाहिए x माइनस एक्स बार, मतलब आपको जेड टेबल वैल्यूज पता होनी चाहिए, जेड का वैल्यू पता होना चाहिए, देन ओनली आई कैन वॉच इट फ्रॉम माय जेड टेबल कि कितना एरिया आ रहा है, एंड देन आई कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। मैं सब करा के दिखाऊंगा, आप पहले इसको लिख लें। ये देखिए बेटे, ये देखो, आराम से इसको लिखो, कुछ मुश्किल नहीं है। क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगा। आप ऊपर लिखिए जी, आप ऊपर लिखिए एरिया ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
can be calculated as follows, because I want to calculate the area, because I want to calculate the probability. तो probability के लिए मुझे एरिया पता होना चाहिए, एरिया के लिए मुझे z टेबल की वैल्यू पता होनी चाहिए, z टेबल के लिए मैं पहले उस जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से z की वैल्यू तो निकालूंगा। तो ऊपर लिखा मैंने एरिया ऑफ अ टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू, मतलब वेरिएबल माइनस मीन। म्यू का मतलब होता है मीन, आप x बार मान लीजिए दोस्त, कोई टेंशन नहीं है यार। x बार, मीन के बड़े सारे नाम है, एवरेज मीन है, अर्थमेटिक मीन है, म्यू है, x बार है, x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने जान के x बार यूज नहीं किया, मुझे लगा x का मतलब होता है जो वेरिएबल का आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, इसलिए वो उसको x कह दिया। अब माइनस एक्स बार करूंगा तो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने x बार की जगह म्यू रखा, x माइनस एक्स बार और x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, ये z स्कोर है, z स्कोर है, z की वैल्यू है। अच्छा, z स्कोर की वैल्यू आई कैन वॉच इट फ्रॉम टेबल ओनली। x का मतलब है जो वेरिएबल है जिसका आप एरिया या प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। अच्छा, जो डाटा है उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसका मीन क्या है, म्यू है, और उसका डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे है। तो आराम से मैंने लिखा z स्कोर कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी लुक्ड फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और इसको हम कह सकते हैं z टेबल। आराम से बेटे, कुछ मुश्किल है नहीं। अभी मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। In order to find out the area under the curve, and in order to find out the area, or in order to find out the probability, क्योंकि एरिया के बाद आप probability निकाल सकते हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं, कुछ मुश्किल है ही नहीं। आप ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन can be calculated, z is equal to x minus x bar upon standard deviation, x minus x bar और x minus mu upon standard deviation। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आप देखिए जी, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, कुछ मुश्किल है नहीं। आप आइए पहले एक बार क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, उससे ज़्यादा आपको समझ आएगा। प्रैक्टिकली आप कैप्लन निकाल लीजिए, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। देखिए मैंने दोनों चीज़ें बाहर निकाल ली हैं, कैप्लन भी और उसको भी, विच इज इक्वल टू द परसेंटेज चांस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अकरिंग। वो अभी हम देख लेते हैं क्या क्या मतलब मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन को करने से पहले मैंने कुछ यार्डस्टिक लिखे हैं, पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। आइए सर, आइए हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। मैं भूपेश आनंद, मैं आ गया जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। एज पर कैप्लॉन मैंने लिखा, वी विल नाउ कंबाइन what we have learned from probability, it means at the time of expected value and at the time of standard deviation, and what we have learned about mean। अब हम जो कुछ भी अभी तक हमने याद किया, समझा, आज हम उसको रिलेट करेंगे। इन द फॉलोइंग सेक्शन विल बी यूजिंग नोटेशंस म्यू, मैंने कहा जी म्यू को यूज कर देंगे एक्स बार की जगह। तो आप चेक करिए जी, ये वाली सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। मैं भूपेश आनंद यहाँ पे नॉर्मल कर्व पे आ गया हूँ, और ये बेल शेप्ड है, आपको दिख ही रहा है बेल शेप्ड है। अच्छा, इसके बाद इसका मिडिल पॉइंट देखें तो मिडिल वैल्यू है, ये 50% फॉल करेगा और ये 50% फॉल करेगा, 50% यहाँ पे फॉल करेगा, 50% यहाँ पे फॉल करेगा। आप देख लीजिए इन दिस कर्व थ्रू आउट दिस एग्जाम्स रिजल्ट्स। आप, मैं कहता हूँ आप किसी भी डाटा को रीड कर सकते हैं। अगर आपका ACC F1 F3 का रिजल्ट आ चुका है, एंड देन यू आर गोइंग फॉर F2 या 11th का, 12th का, किसी भी चीज़ का कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा आप देखते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं दैट डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी एग्जामिनेशन रिजल्ट, स्टाफ परफॉर्मेंस, हाइट, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी बताया, पाव भाजी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, छोले भटूरे के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लिखा हुआ है एक ACCA, मैं बोलता हूँ ACCA डॉट रामलाल, तो ACCA के ये फीचर्स होते हैं। द मीन इज शोन इन द सेंटर ऑफ द डायग्राम, the curve is symmetrical, the mean median mode will be same, just have a look, this is नीचे। अब जैसे मैं कहता हूँ ये मीन है, तो मीन से जो दूरी होती है, दूरियों को कैसे निकालते हैं, विद हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वी हैव सीन इन द लास्ट सेकंड लेक्चर दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें क्या करना है, इसमें एक एडिशनल काम ये करना है कि यहाँ पर हमें क्या करना है बेटे, ये बात थोड़ी सी समझनी है कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ग्राफ प्रिपेयर करूंगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा।
अच्छा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं ग्राफ बनाऊंगा, अच्छा ग्राफ बनाने के बाद मैं कुछ उसमें शेड करूंगा, अच्छा जब शेड करूंगा तो उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरे रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा उसका एरिया निकालूंगा, अच्छा एरिया निकालने का मतलब उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। मैं सारी बातें ना बोलकर सीधा आपकी बात मुद्दे पे आ रहा हूँ, आप घबराएं ना, मैं आपके साथ हूँ, मैं A to Z सारी बातें कंप्लीट कर दूंगा बेटे इस एक ही इलस्ट्रेशन से। नंबरिंग को छोड़ दीजिए, ये RCT इज अ गुड प्रोड्यूसर, ये वाली इलस्ट्रेशन निकालिए, RCT इज अ फूड प्रोड्यूसर, आराम से देख लीजिए, क्या पता आपके यहाँ पे इलस्ट्रेशन कुछ नंबर अलग हो, लेकिन है डाटा यही, मैंने सारे एडिशन देख लिए। इट इज स्पेशलाइजिंग इन ड्राइड fruits and nut, the dried fruit and nut prepared within the factory packed into this the weight of this are normally distributed। वो कहता है जो हम ड्राई फ्रूट्स के वो बनाते हैं उनके वेट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा ये लिखा नहीं भी हो तो हम अज्यूम करते हैं दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन वेट म्यू गिवन है 70 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ग्राम्स। इट मीन्स आपको दो इन्फॉर्मेशन पहले से दी जाएंगे, अदरवाइज यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट हाउ टू कैलकुलेट मीन एंड हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने उसके लॉजिक्स आपको ऑलरेडी बताया हूँ। RCT यूजेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज। अब यहाँ पर इस पूरे इलस्ट्रेशन में अगर आपने ध्यान से सुन लिया, इसके 6-7 पार्ट्स हैं, सब कुछ समझ आ जाएगा। और इसमें बेसिकली क्या है कि वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज दैट अ बैग सिलेक्टेड एट रैंडम वुड बी ऑफ एन एक्सेप्टेबल वेट। मैं कहूँगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग इज ऑफ वेट ऑफ दिस और लेस देन दिस और मोर देन दिस और इन बिटवीन दिस। ठीक है जी। द Z स्कोर, द फूड producer would like to know the probability that the bag is weight less than 60 grams। मुश्किल है नहीं। Calculate the probability that a bag is selected at random weight, look at this। अब आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को 1 मिनट लगाकर और पढ़ना है। अभी आंसर मैंने नीचे रब कर दिया, देखना ही नहीं है। देखिए बेटे ये पहले 2-3 पार्ट्स अगर आपको समझ आ गया और मैं लाइव आपके सामने करूंगा, मैंने पहले से करके नहीं रखे, पहले आपके सामने लाइव करूंगा सो दैट आपको पता चले कि करना कैसे है। देखिए जी मैंने आपके लिए कुछ प्रिकॉशंस लिखी हैं कि व्हेनेवर यू वांट टू डू दिस तो आपको ये पता होना चाहिए। नोट नंबर 1, रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। आपको क्वेश्चन सिंसियरली पढ़ना है। आप इस समय अपनी कैप्लॉन से, अपनी BBB से सिंसियरली उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। प्रिपेयर द नॉर्मल कर्व। अच्छा जितने भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आएंगे उनके आपको कर्व बनाने हैं, अभी बना के दिखाऊंगा ज़्यादा नॉर्मल कर्व बनाते हैं। एंड राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन, और जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको लिखना है। बेटे बड़े काम के स्टेप्स हैं, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। जब मैंने सारे क्वेश्चंस किए एग्जामिनेशन किट के, मॉक टेस्ट के, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में करना क्या होता है, कैसे करना होता है। थर्ड इज फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को निकालना है, अब उसको पढ़ना है। रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। आपसे वो कहेगा जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज एग्जैक्टली दिस और दिस इज लेस देन दैट और दैट इज मोर देन दैट और दैट इज इन बिटवीन दैट। अब आपको रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़नी है क्योंकि उसके यहाँ से अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू नो वी विल शेड। हम जो शेड करेंगे अभी बताऊंगा आपको। तो आप पहले लिखेंगे नोट नंबर 3, फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड वेदर द प्रोबेबिलिटी टू बी कैलकुलेटेड इज फॉर। अब देखो ये 7 तरह की आ सकती है। मैंने एग्जामिनेशन किट देखा, मॉक टेस्ट देखे और मेरे को लगा ये 7 टाइप्स के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लिखेंगे तो समझदार रहेंगे, नहीं तो आगे आपकी मर्जी है क्योंकि अब ये पूरी इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो टाइप 1 इस तरह का आ सकता है, लेस देन टाइप। आपसे पूछेगा लेस देन द वैल्यू ऑफ दिस, एक वैल्यू दे देगा 5, 6 जो भी वेरिएबल की वैल्यू, दैट इज वेरिएबल। वो कहेगा इस वेरिएबल से कम होने की क्या संभावना है, आपको प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। और टाइप 2 कैन बी, वो आपको कहेगा इन दोनों के बीच के होने की संभावना क्या है। जैसे आपके ACC में मार्क्स आए F3 में या F2 में कि भाई एग्जैक्टली 70% ही आए, what is the possibility that you will get exactly 70% if data is normally distributed, or what is the possibility that your marks will be between 70 to 73%, in between 70 से 73% के बीच में ही आए, उसकी क्या probability है बेटे, वो टाइप 2 है। टाइप 3
टाइप 3 क्या है? नेगेटिव टाइप है। नेगेटिव टाइप का मतलब क्या है? नेगेटिव टाइप का मतलब क्या है कि भाई लेस देन 70 मार्क्स आए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गेटिंग लेस देन 70? तो इसका मतलब नीचे चले गए। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गेटिंग मोर देन 70? हायर देन टाइप, मोर देन टाइप। तो जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझनी है कि वो पूछ क्या रहा है। एग्जैक्टली 70 पूछ रहा है, 70 टू 72 के बीच में पूछ रहा है, लेस देन 70 पूछ रहा है, मोर देन 70 पूछ रहा है, और वेदर इट इज वन टेल और टू टेल। मुश्किल नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। वेदर इट इज वन टेल और टू टेल, आराम से पहले आप लिखिए बेटे, आप अपना काम कीजिए और टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। टाइप 1 लेस देन टाइप, टाइप 2 बिटवीन टाइप, टाइप 3 नेगेटिव टाइप, टाइप 4 अंडर टाइप, टाइप 5 हायर देन टाइप, टाइप 6 वन टेल टाइप, टाइप 7 टू टेल टाइप। मैक्सिमम ये हो सकता है। अच्छा, ये भी इतना कुछ घबराना नहीं है कि क्या कौन सी टाइप पहले देखेंगे। बेटा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें खुद ही पता चल जाएगा। आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा से नजर मार लें। आप पढ़िए जी, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, मैंने आपके सामने फिर निकाल दिया। मीन देखिए कितना है, मीन है जी 70 ग्राम्स और स्टैंडर्ड डिविएशन है जी 5 ग्राम्स। मीन है 70 ग्राम, स्टैंडर्ड डिविएशन है 5 ग्राम्स। तो आपने आराम से क्या करना है, पहले तो नॉर्मल कर्व प्रिपेयर करना है। अच्छा, नॉर्मल कर्व जब आप बनाएंगे तो आपको पता ही है कि उसकी शेप कैसी होती है और मिडल वैल्यू में क्या आता है, ये बात भी आपको पता है। मीन मीडियन मोड बिल्कुल बराबर आते हैं, ये बात आप मालूम है। और मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए इस समय आराम से क्या कर रहा हूँ, वो नॉर्मल कर्व का वैल्यूज लिख रहा हूँ कि उसमें मीन कितना था। मीन का बेटे 70 ग्राम्स और स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी थी, 5 ग्राम्स। ये लो बेटा, ये लो, मैंने आपके लिए बना दिया। आप आराम से चेक करिए कि क्या आपको 70 ग्राम्स और 5 ग्राम्स दिख रहा है। नॉर्मल कर्व बनाया। अच्छा, अब आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वेट इज लेस देन 60 ग्राम्स। अच्छा, ये बताओ, यहां से अगर जीरो हो, यहां से अगर मैं जीरो लिखूं और ये 1 है, क्योंकि टोटल एरिया तो 0 से 1 तक ही है। अच्छा, 60 ग्राम्स इधर आएगा, यहां पर आएगा, या 60 ग्राम्स यहां पर आएगा। बेटे बट नेचुरल है, 60 ग्राम्स विल बी हियर ओनली। जब मैं 0 से बात कर रहा हूं, 0 से 1 तक जा रहा हूं, तो 60 तो वहीं पे आएगा। अच्छा, वो क्या कह रहा है, लेस देन 60। अच्छा, लेस देन 60 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये 60 है ना, ये 60 है। तो लेस देन 60 मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आपने ड्रॉ नहीं करना, लेस देन 60 यहां पर होगा या लेस देन 60 यहां पर होगा। बड़ी सिंपल सी बात है जी, बड़ी सिंपल सी बात है। आप बताइए आपके हिसाब से लेस देन 60 कहाँ पर होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप बताएं लेस देन 60 कहाँ पर होगा। बेटे लेस देन 60 तो यहाँ पर होगा। तो मैंने क्या किया, इस एरिया को लेस देन 60 को मैंने शेड कर दिया। आप भी शेड करेंगे, सब बच्चे करेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपके कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप ये इसको शेड करेंगे। तो मैंने लेस देन 60 को शेड कर दिया। इट मीन्स आपको ये वाला एरिया चाहिए। अच्छा, आपको ये पता है कि यहां से लेके यहां तक 0.5 का एरिया है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक 0.5 है। अच्छा, अगर आपको यहां से लेके यहां तक पता चल जाए, जो हम Z टेबल से पता लगा सकते हैं, क्योंकि Z टेबल से हमें मीन से लेकर उस पॉइंट तक वैल्यू पता चल सकती है। आई रिपीट, ये गोल्डन वर्ड है जो आपने सुना भी नहीं। मैंने कहा Z टेबल से मीन से लेकर यहां तक ही पता चल सकती है। इट मीन्स अगर मैं ये फॉर्मूला लगाकर Z टेबल की Z वैल्यू निकाल लूँ और Z वैल्यू से Z टेबल देखकर मैं उसके बाद आंसर निकालूं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप कर पाएंगे। तो मैंने लिखा जी Z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, Z की ना ये मॉडल वैल्यूज होती हैं सर, तो माइनस का साइन इग्नोर कर सकते हो। तो मैंने लिखा x क्या है 60 माइनस 70 अपॉन 5, मॉडल में है 10/5 इज इक्वल टू 2। Z की वैल्यू 2 आ गई जी। आप पहले आराम से चेक करिए कि क्या Z की वैल्यू 2 आ रही है। मैं तो कहता चलो -2 आ रही है, आपको टेंशन लेते हो। ये लो -2 आ रही है। -2 में या मैं अब क्या है, बिकॉज इट इज मॉडल वैल्यूज, तो मैं 2 ही लूंगा। तो आप देखिए जी, मैं इस समय आपके कैप्लॉन में हूं और आराम से कैप्लॉन को देख रहे हैं। ये वैल्यू आपको दी हुई है। 2 की वैल्यू अगर आप देखें, क्योंकि 2 है ना, 2.00 ही है, क्योंकि 2.01 तो है ही नहीं ना, 2.02 है। अगर 2.01 होता तो मैं ये वाली वैल्यू लेता, और अगर 2.02 होता तो मैं ये वाली वैल्यू लेता,
और अगर 2.03 होता तो मैं ये वाली वैल्यू लेता। इसका मतलब अगर ये है 2.02 तो पहली चीज ये वाली चीज तो रो है, ये रोज है, और ये जितने भी हैं कॉलम्स है। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इस रो में जाना है और इस कॉलम में देखना है 2.02 ये होगा बेटे, 2.02 ये वाली वैल्यू होगी, बट मुझे 2.02 थोड़ी चाहिए। आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ 2.03, मुझे 2.03 भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 2.00, दैट इज 0.4772, 0.4772, 0.4772। सब बच्चे देखिए क्या उनको 0.4772 आ रहा है, क्या उनको 0.4772 आ रहा है। मैं एक बार दोबारा से आपके लिए यहाँ पर आ गया और आप चेक करिए जी, नॉर्मल कर्व आपके सामने था, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.4772। आराम से ये वाली वैल्यू है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है 0.4772। अब मुझे चाहिए ये वाला शेडेड एरिया। अच्छा, आपको ये पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 0.4772 है। इट मीन्स अगर मैं 0.500 से 0.4772 लेस कर दूँ तो बेटे आप बताइए वो वाला एरिया शेडेड वाला निकल सकता है। 0.4 माइनस 0.4772 इज इक्वल टू ये आ गया जी 0.0228 और आई कैन से 2.28%। आराम से it means the probability of the box less than 60 is 2.28%। आप आराम से आंसर भी देख लेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए, घबराना नहीं है। मैं आज आपके सामने हूं और मैं बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें आपके साथ करूंगा और आपको लॉजिकली सारी बातें समझ आएंगी। आप आराम से पहले देखिए। ये बेटे इन्होंने यहां पे सॉल्व कर दिया, देखो ये देखो, ये सॉल्व किया, ये है ना, ये है ना बेटा, ये दिख रहा ना, ये इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया बेटा। इसी चीज़ को इन्होंने नीचे ले लिया, ये सॉल्व किया, ये आ रहा ना बेटा 2.28। तो हमने भी तो निकाला 2.28 और 2.3%। इतना इजी है कि मैं बता नहीं सकता। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद नॉर्मल कर्व बनाना है, उसके बाद जो डाटा दिया वो लिखना है, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है उसको शेड करना है, बस। फिर जेड टेबल की मदद से आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आ गया सो दैट आपको और ज़्यादा समझ आए। कंप्यूट कंसिडर द एरिया शोन अंडर दिस ग्राफ, लुक अप एट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड रेशियो इन द एब्रिविएशन द टेबल एंट्री। अब आप ये बताइए, आपको उन्होंने ऑलरेडी शेड कर दिया, वो कहते हैं शेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बता सकते हैं आप ये बताइए, ये 0 से 1 है ना। अब आपको यहाँ के लिए पहले जेड टेबल पता होना चाहिए 0 से 1 में, ये वाला ये शेडेड है। वैसे तो मैंने आपको बताया शेड करते भी कैसे है। अच्छा, 0 to 1 के लिए मैं पहले क्या करूँगा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन करूँगा। अच्छा, ये मॉडल में है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, x कितना है, x तो मुझे पता है 1, अच्छा, माइनस म्यू कितना है 0 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, वही वाली जो अभी आपने देखी थी, लुकिंग अप एन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी आपने जो देखे थे बेटे उस वही डाटा बार बार यूज़ कर रहे हैं। क्या था जी, मैं रिपीट करूँगा, मीन 70, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने वो कैलकुलेट कर दिया। आपको ये देखना है कि 1 की वैल्यू कैसे निकालनी है। उन्होंने सारा कुछ कैलकुलेट करके बता दिया, मतलब मीन भी, मीडियन भी, स्टैंडर्ड डिविएशन भी। उन्होंने कहा जी ये वैल्यू 1 है। अब आप ये बताओ इसकी वैल्यू देखेंगे कैसे टेबल से, दैट इट फॉल्स बिटवीन दिस। चलिए, तो 1 की वैल्यू ऊपर देख लीजिए, 1 की वैल्यू टेबल से देख लीजिए, ये रही 1 की वैल्यू। वैसे तो पूरा टेबल भी होगा, अभी बिल्कुल आपकी जो बुक स्टार्ट होती है ना बेटे, वहाँ पर है पूरा टेबल, है ना। तो 1 की वैल्यू वैसे यहाँ पे देख रहे हैं, दैट 1 की वैल्यू आ रही है 0.3413, क्योंकि 1 के आगे कुछ है ही नहीं, तो 1.00 लेंगे। अगर 1.01 होता तो फिर मैं ये वाली वैल्यू लेता, अगर 1.02 होता तो मैं ये वाली वैल्यू लेता, अगर 1.03 होता तो मैं ये वाली वैल्यू लेता, बट यहाँ पर है 1.00, तो मैं फिर ये वाली वैल्यू लूँगा 0.3413। इट मीन्स आप देखिए ना, ये वाला था, ये था,
आपको इस पे एरिया का चाहिए। अब आपको पता चल गया यहाँ से यहाँ तक का 0.3413 है और मुझे चाहिए भी यही। अच्छा, एरिया होता भी यहीं से यहाँ तक है, तो इट मीन्स 34.13% इज द प्रोबेबिलिटी। आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या 34.13 है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आपको चाहिए 1। अभी पहले ना वो चाह रहे हैं कि आपको टेबल वैल्यूज देखनी समझ आ जाए। वो कहते हैं जी मान लो ये वाली वैल्यू यहाँ पर जो है ना, z की वैल्यू उन्होंने निकाल के दिखा दी है। अच्छा, अभी z की वैल्यू दे आर नॉट टेलिंग यू टू कैलकुलेट। उन्होंने कहा जी z हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, आप उस z वैल्यू को चेक करके बताओ कि टेबल से निकाल पाओगे या नहीं। अब ये वैल्यू 1.25 है और मुझे ये चाहिए। इट मीन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसकी वैल्यू देख लूँ तो 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.2 1.2, ये देखिए जी ये वाली वैल्यू आ रही है 1.2, ये आ रही है जी वैल्यू 1.2। अच्छा, 1.2 ये भी नहीं है जी। आप ऐसा करें, आप एक बार मैं पूरा टेबल निकाल देता हूँ तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा 1.25 निकालते कैसे। 1.25 की वैल्यू आएगी 3.944। तो मैं इसको आपको ले चला गया ऊपर और आपके साथ बिल्कुल टेबल के ऊपर आ गया 1.25 देखने के लिए कि 1 आपके स्टडी मटेरियल में भी स्टार्टिंग में टेबल वैल्यूज हैं और पेपर में टेबल वैल्यूज दिए होंगे। आप घबराइएगा मत, सारी वैल्यूज गिवन होंगी, आपको कुछ भी रटना नहीं है। तो आप देखिए मैं सीधा आ गया 1.25 की तरफ, वहाँ पर जा रहा हूँ, टेबल देख रहा हूँ, z टेबल मुझे स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, मैं उन टेबल्स में आ गया। ये देखिए जी, z देखिए z टेबल, ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स हैं और ये रहे z टेबल्स। देखिए लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स लिखा है, ऊपर फॉर्मूला भी लिखा है x माइनस एक्स बार। अब मेरे को देखना 1.25, तो 1.25 1.2 ये आ गया जी 1.25 में ये वाली वैल्यू आ गई। ये देखिए ये रही 5 वाली और ये है 1.2 और ये वाली वैल्यू आ गई जी 0.394, यही वाली वैल्यू थी। अभी आपने देखा था 1.3944 था। इट मीन्स 39.44% इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर weight will be but up to that weight will be up to this और weight will be exactly this। अब आप चेक करिए, मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं एक बार ना पे नंबर देख लेता हूँ। ये रहा बेटा, ये देखो .3944 आप चेक कर रहे हैं जी, 0.3944। ये रहा बेटा नीचे है ना, ये देखो ये ना 0.394, ये देखो ये लिखा हुआ 39। मतलब आपको z टेबल अभी तक उन्होंने दे दिया। वैसे z टेबल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन और उसके बाद टेबल वैल्यू में जाते हैं। वो कहते हैं जी पहले आप ये सीख लो कि आपको नॉर्मल कर्व टेबल से देखना कैसे है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी z इज नेगेटिव और इज अंडर 2.1। अब आपको ये चेक करना है कि शेड क्या यहीं पे होगा। बेटे मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप चेक करो कि शेड उन्होंने तो दे दिया बट आपको चेक करना चाहिए। ये वाली वैल्यू है, ये 1 है, ये 0 है ना। और वो कह रहे हैं जी लेस देन 2.1, तो 2.1 तो यहाँ पर आएगी, इससे ज़्यादा ही होगी। लेस देन 2.1 मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है। एग्जैक्टली 2.1 नहीं कह रहा, वो कह रहा है लेस देन 2.1। अच्छा, आपको जो वैल्यू पता चलेगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक पता चलेगी। तो इसमें अगर आप 0.5 ऐड कर दें, मतलब ये एरिया तो 0.5 है और आपको अगर ये एरिया पता चल जाए जो आप z टेबल से निकाल सकते हैं, तो उसमें वो ऐड कर दें तो फिर पूरा आ जाएगा अप टू 2.1। आप चेक करिए जी, इसमें 2.1 की वैल्यू 2.1 की वैल्यू आ रही है 0.4821। ये तो 2.1 तो यहीं से पता चल जाएगा। 2. ये देखिए 4.821 2.1 की वैल्यू। अच्छा, 2.1 की वैल्यू तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, मतलब इट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट इज 0.4821 एंड दिस वैल्यू इज 0.4।
तो 0.5 सॉरी दिस वैल्यू इज 0.5, आधा तो 0.5 होता है, तो 0.5 प्लस 0.4821 दैट कम्स टू 0.9821. So 98.21% इज अ प्रोबेबिलिटी दैट योर वैल्यू विल बी बिटवीन दिस. आप आराम से समझ लें, कुछ मुश्किल है नहीं. मैं फिर रिपीट करता हूं. अब वो कह रहा है जी व्हाट इज द वैल्यू बिटवीन 0.7 एंड 1. अब ये देखो ये देखो बेटा, ये मान लेते हैं ये 0.7 है, क्योंकि Z टेबल में जो मीन की वैल्यू होती है वो 0 होती है. अच्छा, आपको अगर Z की वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू पे हम मीन भी बोलते हैं, क्योंकि मीन वैल्यू निकालनी है. फिर Z टेबल में ये वाला वैल्यू जो होता है मीन का 0 होता है, इसलिए वो 0 ले रहा है. ठीक है जी. अब आपको चाहिए यहां से लेके यहां तक, वो कह रहा है इसके बीच की वैल्यू बताओ. तो अगर आप ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू निकाल लो और फिर यहां से लेके यहां तक ये निकाल लो, क्योंकि जो आपको Z टेल का एरिया मिलेगा दैट इज फ्रॉम मिडल पॉइंट टू अप टू दैट. अगर उस निकाल लो तो उसके बाद फिर इसमें से ये वाली वैल्यू कम कर दो. जैसे मान लेते हैं ये आ गया ये, और ये वाली वैल्यू आ गई बड़ी वाली, तो मैं इसमें से इसको लेस कर दूं तो बैलेंसिंग फिगर यही तो बचेगा. यही करेंगे अभी. आइए देखते हैं. ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है TE, मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी 1 की निकाल लें और फिर 1 में से 0.7 की लेस कर दें, क्योंकि ये 0.7 है और ये 1 है, और आपको Z वैल्यू दी हुई है ये, तो 0.7 सीधा जाएंगे और देखेंगे. 0.7 सीधा अगर आप देखें तो ये आ रहा है 0.2580, और 0.1 देखें तो ये आ रहा है 0.3413. ये देखो जी 0.1 तो यहाँ पे था ही, 0.1 था. ये देखो जी 0.1. अच्छा, मेरे को टेबल पूरा देखना पड़ेगा. मैं अभी चाह नहीं रहा कि वहां जाऊं. फ्रॉम द टेबल वैल्यू इज दिस. तो आई थिंक आपको लॉजिकली बात समझ आ चुकी है जो मैं कहना चाह रहा हूं, और मुश्किल नहीं है. आप थोड़ा सा कोशिश करें. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, नॉर्मल कर्व बनाना है, देखना है, और आपको तो यहाँ पे Z की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है. अच्छा, Z की वैल्यू जब दी होगी तो आपको फिर वो x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं करना, आप डायरेक्टली कर सकते हैं. जस्ट आपसे वो टेबल की वैल्यूज पूछ रहे हैं कि आपको टेबल की वैल्यूज पता होनी चाहिए. आई थिंक आप करें, नहीं तो फिर मेरे को और बताएं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयर.